मोदी कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका या न्यूज़ इंडिया की कॉन्क्लेव में। और ख़ास करके देखिए, जिस कॉन्सेप्ट पे हम इस कॉन्क्लेव को लेकर जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है विकसित भारत 2047। सबसे पहले महिलाओं की, बच्चों की बात करें तो कैसे महिला बाल विकास मंत्रालय एक अपना टारगेट लेके चल रहा है, एक मिशन लेकर चल रहा है कि महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाना है। आज विकसित भारत 2047 का जो के थीम पे जो आपने कार्यक्रम रखा है उसके लिए, और आपने महिला बाल विकास विभाग की चर्चा की, तो ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार महिलाओं और बच्चों को के लिए कार्य चल रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग की ओर से उन्होंने जैसे मिशन पोषण 2.2 के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों को पोषण के साथ साथ पढ़ाई, ईसीसी जिसकी शुरुआत उन्होंने की, तो बच्चों को अच्छा पोषण के साथ उसकी पढ़ाई हो सके, उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र में हम आंगनवाड़ी जो हमारी वर्कर हैं उनको लगातार पोषण ट्रैकर के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कैसे बच्चों को आप बेहतर, चूँकि हमारे छोटे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बच्चों को खेल खेल में कैसे आप सिखा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए उनको छोटे छोटे वीडियो बनाकर देते हैं। और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ वो उस वीडियो के साथ साथ अलग अलग और भी बहुत सारी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर ऐसी होती हैं जो कि और बेहतर ढंग से बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे कई स्कीम्स हैं, कई योजनाएं हैं। उसके लिए जैसे अच्छे स्वस्थ बच्चों को जन्म दे, हमारे जो कि लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ हमारा ये डिपार्टमेंट चलता है। प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, छोटे बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं, तो उनके लिए भी चाहे वो PMMBY के माध्यम से जो बच्चे, जब प्रेग्नेंट लेडी को हम मदद देते हैं, या फिर उसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग THR के माध्यम से उन्हें पौष्टिक आहार दी जाती है। तो इस तरह कई कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम विभाग में बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं जो हैं कई तरह की उत्पीड़नाओं से प्रताड़ित होती हैं, उत्पीड़न उनके ऊपर किया जाता है। कई बार महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार रहती हैं, कुछ महिलाओं को जबरन जो है घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है। उत्पीड़न को कम करने के लिए ऐसा कोई तंत्र जो सरकार का काम कर रहा हो जिससे महिलाओं को एक ज़िंदगी जीने का मौका मिल सके, उत्पीड़न का शिकार ना हो? देखिए, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग ने वन स्टॉप सेंटर, हम जैसे महिला उत्पीड़न की चर्चा आपने की, कई ऐसे स्कीम्स हैं, हमारी योजनाएं हैं, तो उसमें एक प्रमुख रूप से देखें तो वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर यानी जो संकट में फंसी हमारी महिलाएं होती हैं, वो वुमेन हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन 181 है। वो 181 में कॉल करती हैं, तो बहुत समय हमारे जो वन स्टॉप सेंटर में गाड़ियां भी होती हैं, वहाँ स्टाफ होते हैं, वो रेस्क्यू करके महिला को लाते हैं। और बहुत समय महिलाएं खुद आती हैं या फिर पुलिस भी महिलाओं को वहाँ पे पहुँचाती है वन स्टॉप सेंटर में। और वन स्टॉप सेंटर बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, यानी या तो जो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में होता है, या कलेक्ट्रेट के पास होता है। वहाँ पर महिलाओं को जिस तरह की सुविधाएं चाहिए, अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो डालसा के साथ हम उनकी मीटिंग कराते हैं, उनसे बात कराते हैं, डालसा उन्हें कानूनी राय देते हैं। अगर उन्हें अस्पताल की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की, तो चिकित्सा की भी सुविधा हम कराते हैं। अगर उन्हें पुलिस की आवश्यकता है, अगर मदद, तो वो भी देते हैं। और उसके साथ साथ शॉर्ट स्टे का भी, मतलब 20 दिन का वहाँ पे वो रह के भी वो रह सकती हैं। और उसके साथ काउंसलिंग भी, मेंटल हेल्थ को लेकर काउंसलिंग भी हम कराते हैं, ताकि जो महिला संकट में फंसी हैं तो उनके लिए वहाँ पे वो रह के 20 दिन रह के उन्हें हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिल सके और वो
उसके बाद फिर आगे का जो भी फिर वो बेहतर ढंग से काम कर सके। और इसके अलावा निर्भया फंड के माध्यम से भी हम देखें तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हमारा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से शहरों में जहाँ डार्क स्पॉट है वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होती है। बसेस में पैनिक बटन है। महिला जो थाना होता है, थाना में एक हेल्प डेस्क होता है महिलाओं का। वहाँ पे महिला पुलिस होती हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है। तो वो डेडिकेटेड महिलाओं के लिए जो संकट में फंसी वहाँ जाती हैं महिलाएं, उनके लिए वो काम करती हैं। तो इस तरह से हेल्पलाइन भी है। हेल्पलाइन भी वो 24/7 है, कभी भी उसमें वो कॉल कर सकती हैं। उसके माध्यम से भी हम सुविधा प्रदान करते हैं उनको। ये तो महिलाओं की बात हुई। अगर हम बच्चों की बात करें तो देखिए कई जगह पर हमने चाइल्ड लेबर भी देखा है, हमने कई जगह पर बच्चों की चोरी भी देखी है। बच्चों की चोरी की बात करें तो उस पर सरकार क्या काम करे, क्योंकि कई जगह पर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बच्चों को चुरा के ले जाते हैं कुछ लोग। एक रैकेट चलते हैं, बड़े बड़े रैकेट हमने कई राज्यों में देखे हैं। ट्रैफिकिंग की बात आप कर रही हैं जी। बच्चों में, तो उसके लिए भी प्रत्येक रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क है और चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो वहाँ पर भी और रेलवे के साथ टाई अप करके वहाँ भी हमारा काम चलता है। रेलवे, चूँकि अधिकतर हम ये देखते हैं कि कहाँ से बच्चों की ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है, तो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसे जगह पे हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो काम, रेलवे का काम चलता है। और उसके अलावे चूँकि मिशन वात्सल्य हमारी योजना है, मिशन वात्सल्य के माध्यम से जो बच्चे, अगर इस तरह के बच्चे ट्रैफिकिंग के बाद भी बच्चे अगर उसको लेके आते हैं तो उसके लिए व्यवस्था, या फिर जो सरेंडर्ड एबेंडेंट बच्चे होते हैं तो उसके लिए जो मिशन वात्सल्य के तहत होम्स होते हैं, तो हम उसमें बच्चों को रखते हैं। वहाँ बच्चों की शिक्षा से लेकर अन्य सारी चीज़ों की सुविधाएं होती है। और जो CNCP जो बच्चे कानून के संपर्क में आए हैं उनके लिए भी अलग से होम्स होते हैं। जी, एक ऐसा विषय है जो कि कई बार मेरे हृदय को भी उसने छुआ है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अनाथ बच्चे होते हैं और 18 साल तक तो वे अनाथालय में रहते हैं, लेकिन उसके बाद कई जगह उनको नौकरी मिलती है, कई जगह नहीं मिलती है। क्या ऐसे बच्चों के लिए, क्या सरकार से आप एक महिला होकर, एक माँ होकर और मंत्री होकर क्या इस तरह का कोई मांग करेंगी कि ऐसे बच्चों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था की जाए? क्योंकि आरक्षण जाति धर्म के आधार पर देश में मिल रहा है, लेकिन क्या ऐसे बच्चों को भी आरक्षण की कोई व्यवस्था सरकार से आप अपील करेंगी, ऐसा कुछ हो सके जिससे इन बच्चों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े जो अनाथालय में रहते हैं? आंचल, बिल्कुल ये सवाल आपने जो किया बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन आपको हम बताएं कि हम सिर्फ बच्चों को देखते हैं, उसके जाति धर्म या फिर हम उस पे नहीं जाते हैं। हमारा पहला महिला बाल विकास विभाग का ये पहला दायित्व है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं या फिर हमें कोई सूचना मिलती है, हम वैसे बच्चों को लाते हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए जो मिशन वात्सल्य की चर्चा हमने की, मिशन वात्सल्य के तहत जो सीसीएल होम्स हैं, छोटे बच्चों के रहने के लिए जो बच्चे होते हैं, 4 तरह के बच्चे होते हैं उसमें। तो जो अनाथ की चर्चा आपने की, अनाथ बच्चे जो हमें कहीं या तो किसी ने पहुंचाया या फिर जो CWC होते हैं, CWC के माध्यम से हमारे पास आया, तो उन बच्चों के लिए हमारे होम्स हैं और फिर उसको बाद में एडॉप्शन के लिए हम फिर डालते हैं। तो जो बच्चे लीगली फ्री होते हैं फिर वो एडॉप्शन में जाते हैं, तो ये 18 वर्ष तक हम उसकी निगरानी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे 23 साल तक उन बच्चों का रहना, उन बच्चों का शिक्षा, हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की सुविधाएं हम सब करते हैं विभाग के माध्यम से, मिशन वात्सल्य के माध्यम से। और ये हमारा प्रयास होता है जो बच्चे आते हैं, जैसे अनाथ बच्चे, कि कोई भी बच्चा परिवार से दूर ना हो, तो फॉस्टर केयर है, हम उसके माध्यम से भी हमारा प्रयास होता है कि बच्चे फॉस्टर केयर में भी जाएं ताकि उनको एक अभिभावक मिल सके। और इसके अलावा जो बच्चे हैं तो कारा के माध्यम से एडॉप्शन का भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रावधान करते हैं कि लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन के लिए हो और बच्चे फिर जो पेरेंट्स
लेना चाहते हैं, एडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको फिर वो एडॉप्शन मिले। अच्छा, अभी तक अगर हम इन 11 साल की बात करें तो महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कितना बदलाव हुआ है? देखिए 2014 के बाद से अगर करें तो हमें लगता है जो आज का आपका थीम है कहीं ना कहीं बिल्कुल इस प्रश्न से आपका ये जुड़ा हुआ है कि आज 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए उन्होंने अनेकों काम किए। और हम अगर विभाग के माध्यम से आपको हम बताना चाहें तो जो महिलाएं, पहले तो हम उनको सुरक्षा दें तो उसके लिए पॉस एक्ट है, सी बॉक्स पोर्टल है, और उसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर जैसे पहले ही कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम, जैसे सामाजिक जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से आज लोगों में जागरूकता आई है, एसआरबी भी कम हुई है। और उसके साथ शिक्षा में देखें अगर हम लोग तो स्टेम में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है, बच्चियों की भागीदारी बढ़ी है। उसके साथ साथ आज सामाजिक क्षेत्र में चाहे लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, मुद्रा योजना में अगर हम देखें तो 69% के लगभग महिलाओं को उसमें लाभ मिला है। तो अलग अलग, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो अभी तक लोकल स्तर पर जो हम पंचायत चुनाव पंचायत में होते थे 50%, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, लगभग 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, जिसमें महिलाएं 50 से भी ज़्यादा चुनकर आती हैं। लेकिन अब उससे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में 33%, यानी कि अब नीति निर्माता के रूप में महिलाएं होंगी। और आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और जो विकसित भारत का संकल्प है उस संकल्प को भी सिद्धि तक पहुंचाने में महिलाएं काफ़ी अग्रसर हैं। एक आखिरी सवाल, एसआईआर पर क्या कहेंगे, जो कि लगातार इस पर विरोध हो रहा है, क्योंकि आप भी झारखंड से आती है, लगातार कहा जाता है कि घुसपैठी झारखंड से भी आते हैं, तो उन घुसपैठियों को कितना बाहर निकाला गया है, ये विरोध हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? एक आखिरी छोटा सा रिएक्शन। देखिए एसआईआर ये एक विपक्ष के पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने एक मुद्दा कभी एसआईआर का, कभी वोट चोरी का मुद्दा वो लेकर आए हैं। और आप अभी तुरंत बिहार का रिजल्ट आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी ऐसा लगता किसी भी वोटर को कोई दिक्कत होती तो ज़रूर ये सारी बातें सामने आती। लेकिन अभी तक के समय में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बिहार में इस बार हुआ है। तो एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, इनके पास चूंकि कुछ है नहीं कहने को, तो ये बोल रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज अगर किसी को भी दिक्कत होती तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। चुनाव आयोग हर एक को जो नियम है उसके तहत वो आने को भी वो बोल रहे हैं। तो कहीं भी ना कोई वोटर कोई शिकायत कर रही है और न ही किसी का कोई शिकायत आ रहा है। और उसमें बढ़ के बताएं तो, और सबसे बड़ी बात कि इस बार तो जो बिहार में चुनाव हुआ है उसके लिए भी हम महिलाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही आगे बढ़कर हमारी महिलाएं उसमें वोट की है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ अन्नपूर्णा देवी जी को सुन रहे थे कि केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री है, बहुत ही सुंदरता के साथ में अपने महिलाओं से जुड़ी हुई तमाम जो भी बातें हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में आपने यहाँ पर बताया। और आगे भी देखिए ये न्यूज़ इंडिया का जो कॉन्क्लेव है विकसित भारत 2047, इसका सिलसिला जारी रहेगा। तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। मैम धन्यवाद बहुत बहुत कि आप आए। और मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी शैलेंद्र शर्मा सर को और अवंतिका मैम को कि आएँ स्टेज पर और मैम को सम्मानित करें। मैम आप थोड़ा रुकिएगा स्टेज पर, क्योंकि हम लगातार आपको सम्मानित करने के लिए शैलेंद्र सर जो कि मंच पर मौजूद हैं। प्रीति मैम आप भी आइए। अब चूंकि महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति भी
मंच पर महिलाओं की ही नज़र आनी चाहिए और तभी कहीं ना कहीं तस्वीर और साफ होगी कि जिस तरीके से अन्नपूर्णा देवी जी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने से लेकर उनके हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व को लेकर और उनकी भागीदारी को लेकर जो प्रयास है वो लगातार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, उनके विभाग की ओर से भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अन्नपूर्णा जी, आप हमारे साथ मंच पर रहिएगा क्योंकि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी कह रहे हैं। हमारे साथ सीमा दास जी भी हैं जो कि B1 ब्लाइंड क्रिकेटर फ्रॉम असम। सीमा दास जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो मंच पर आए अपनी पूरी टीम के साथ। शैलेंद्र यादव जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और संजय यादव CABI ऑफिशियल, वो भी इस पूरे टीम से जुड़े हुए हैं। आप प्लीज मंच पर आइए। सुधांशु जी और अन्नपूर्णा जी, आप दोनों हमारी उस पूरी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को सम्मानित कीजिए। और जब हम सीमा दास जैसी बेहतरीन खिलाड़ी का जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े सम्मान का जिक्र करते हैं और एक बहुत बड़ी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण का भी जिक्र करते हैं। तो देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला जिस तरीके से खेल से लेकर हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हीं में से एक है सीमू दास जी भी, जो वाकई में सम्मान के काबिल भी हैं और उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा एक बेहतर उदाहरण मुझे लगता है कि एक महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं के हर क्षेत्र और ख़ास तौर पर खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। अरमान शर्मा, मैं अरमान शर्मा को भी इनवाइट करूंगी स्टेज पर, वो आए। अभिनव कुकरेजा जी भी हमारे साथ मंच पर आए और इंजीनियर हैं, फाउंडर हैं न्यू कैम्ब्रेन इंडस्ट्रीज के, जो कि एक बेहतरीन AI स्टार्टअप है और ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल एक लार्जर अमाउंट में इंडियन फैक्ट्रीज के लिए वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर AI एनहांसमेंट के लिए, इनहाई स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दोनों युवाओं का है। तो अरमान शर्मा जो कि इंजीनियर हैं और अभिनव कुकरेजा जो कि इस पूरी इंडस्ट्री और कंपनी के फाउंडर भी हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी जी लगातार मौजूद हैं, यहाँ पर प्रीति जी भी मौजूद हैं। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगी कि सभी इनको मोमेंटो देकर स्वागत और उनका सम्मान करें। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए, तभी तो प्रोत्साहन मिलता है। Thank you so much.